नमस्कार विद्यार्थियों, और कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो, अच्छे हो, ऐसे में कामना करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया शानदार फिजिक्स का लेक्चर हिंदी मीडियम वालों के लिए। जो हिंदी मीडियम की डिमांड चल रही थी आप लोगों की, उसे मद्देनजर रखते हुए मैंने कंटिन्यू में अब हिंदी मीडियम में भी आपको लेक्चर देना शुरू करूंगा। तो आइए और जुड़िए मेरे साथ और देखिएगा। एक आप लोगों के पास में पहला चैप्टर जो है वैद्युत चार्ज और वैद्युत आवेश, आप लोगों के पास में यहाँ पे देखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका मतलब वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, हम इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास में पहला जो चैप्टर है वो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम हमारे पास में क्या है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है सर। अब वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र की अगर मैं बारे में बात करूं तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। तो देखो बेटा, आप लोग वैद्युत आवेश जो है आप लोगों के पास में और वैद्युत क्षेत्र, इसको समझने के लिए हमें फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिनके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं, पहले उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शाखा के नाम बताता हूं, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। जिसे कहते हैं हमारे पास में स्थिर वैद्युतिकी। अब हमारे पास में यहाँ पे देखिएगा स्थिर वैद्युतिकी, ये आप लोगों के पास में क्या है? स्थिर वैद्युतिकी है क्या? तो ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है, यह भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश और उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है, जैसे वैद्युत क्षेत्र, जैसे वैद्युत वैभव, इनका अध्ययन किया जाता है। तो क्या बोला मैंने आप लोगों से? स्थिर वैद्युत क्या है? भौतिक भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश कौन सा? जो रेस्ट कंडीशन में, मतलब रुका हुआ वैद्युत आवेश जो रुका हुआ, वह उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। रुके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। हाँ जी। अब बात यहां आती है हमारे पास में कि ये तो क्या हुआ है कि स्थिर वैद्युत की, मतलब भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए जो आवेश है, वैद्युत आवेश, उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं कि उससे क्या क्या प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यदि आपके पास में आवेश अगर रुका हुआ है तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि आखिरकार ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। आपके दिमाग में बात आई होगी कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो बेटा, वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता। आप लोग देखना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके प्रभाव को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास में एक चुंबक है और चुंबक के आसपास यदि आप किसी लोहे के टुकड़े को लेके आते हो, तो लोहे का टुकड़ा ऑटोमेटिकली क्या होता है? चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अब चुंबक की ओर आकर्षित होता है
आप यदि उसे दूर लेके जाओ, यदि उस लोहे के टुकड़े को दूर रख दो, तो क्या वो उसे आकर्षित कर पाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर। इसका मतलब आप अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि लोहे के टुकड़े को रखते हो तो ही वो आकर्षित करता है। अब चुंबक के आसपास का क्षेत्र, वहां कुछ फील्ड वगैरह, विद्युत क्षेत्र वगैरह या चुंबकीय क्षेत्र वगैरह ऐसी कुछ लाइनें दिखती है क्या? नहीं दिखती। परंतु 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में, यदि हमारे पास में कोई मैग्नेट होता है और मैग्नेट होता है N और S, तो बेटा यहां से चुंबकीय क्षेत्र लाइन इस प्रकार से जाती है और N से प्रारंभ होती है और कहां जाती है? S पर जाकर समाप्त होती है। इस प्रकार ये जो रेखाएं, ये जो आप लोगों को रेखाएं दिख रही है, ये आसपास मैग्नेट के इस प्रकार की क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं हम? चुंबकीय क्षेत्र। अब बात यहां आती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर सर विद्युत क्षेत्र क्या है? तो सिंपल, हमारे पास में कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर भी क्या होता है? इस प्रकार से काल्पनिक लाइंस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो लाइन तुम्हें देखने को मिलेगी चारों ओर, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अच्छा सर विद्युत क्षेत्र है तो सही बात है, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर का जो एरिया है वहां दिखाई नहीं देगा, महसूस कैसे करेंगे? तो बेटा यदि इसके पास में कोई भी परीक्षण आवेश अगर इसके पास में लेके आएंगे तो इस पे क्या होगा? बल लगेगा, जिसको अपन कौन सा बल बोलते हैं? वैद्युत बल। वो बल अनुभव करेगा तो ये ऑटोमेटिक है, इसके पास नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। तो तुम कहोगे कि ऑटोमेटिक इससे दूर कैसे जा रहा है? मतलब ये इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से इसके चारों ओर इस क्षेत्र में यदि मैं रखता हूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम डिटेल से अभी जस्ट चैप्टर बाद में आएगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वह वैद्युत बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को अपन बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। परंतु ये आगे है, अभी डिटेल से देखेंगे। अब ये जो आप लोग स्थिर वैद्युत की है, ये आप लोगों को समझ में आई होगी इस चीज के बारे में कि भाई रुके हुए आवेश वो उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों का यदि मुझे अध्ययन करना है भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या होता है? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है हमारे पास में गतिक वैद्युत की। गतिक वैद्युत की। अब ये गतिक वैद्युत की क्या चीज है हमारे पास में? तो सुनो, गतिक वैद्युत की में क्या होता है कि आवेश जो होता है वो चलना शुरू कर देता है। हाँ सर, आवेश चलना शुरू कर देगा तो क्या होगा? तो बेटा विद्युत क्षेत्र के साथ में फिर वो इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो इन प्रभावों को अपन किसमें पढ़ते हैं? गतिकी वैद्युत के अंतर्गत पढ़ते हैं। अच्छा, गतिकी वैद्युत में दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यदि ये चार्ज और ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, लेकिन अगर ये दौड़ रहा है v वेलोसिटी मतलब v वेग से, जो क्या है? नियत हो। अगर नियत हो तो इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर नियत हो तो इसका मतलब जिस उसकी स्पीड है वो की वही स्पीड बाद में भी देखने को मिलेगी हमें। अर्थात यदि कोई 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चल रहा है, आप 1 घंटे बाद देखो तो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 1 घंटे के बाद देखो तब भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से उसका जो स्पीड है वो लगातार वैसे वैसे नहीं रही, उसे बोलते हैं हम वी कॉन्स्टेंट। अगर चार्ज अगर इस प्रकार से गति करता है तो बेटा ये आपके पास में वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है, साथ में ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है। ठीक है सर,
और यदि यहाँ पे ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज है, यदि ये त्वरित गति करे, अब सर ये त्वरित गति क्या होती है? त्वरित गति का मतलब ये होता है कि यदि स्पीड लगातार बढ़ती रहे, कैसे? जैसे मैंने कहा कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, आपने नेक्स्ट घंटे में देखा तो उसके 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, अगली बार देखा तब हमने देखा। तो जैसे आप लोग देखो यहाँ पे डेली लाइफ में क्या करते हैं अपन, एक मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में जैसे अपन रेस खींचते हैं तो एकदम स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, उसे बोलते त्वरित गति। तो हमारे पास में क्या होता है, यदि आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है तो क्या होगा सर? तो त्वरित गति करने पर बेटा वह आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही सही, फिर क्या सर? वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, फिर सर वो बेटा इसके साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे वो भी उत्पन्न करने लग जाता है। तो विद्युत वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंगे, आप लोग ये एक जो चैप्टर है आपका वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे आप लोग उसमें देखने को मिलेगा। और ये दोनों चीजें तो आप लोग कंटिन्यू में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर और दूसरा वैद्युत वैभव और धारिता, दूसरा चैप्टर वो भी रुके हुए आवेशों के कारण से इफेक्ट है, प्रभाव है, वो भी हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। कुलाम्स क्या नियम है वो भी हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत करते हैं, गाउस का नियम है, इसके बाद में आप लोग विद्युत क्षेत्र जो है वो सब हम यहाँ करते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है करंट, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसके बाद में आप लोगों के चुंबकत्व, उसके बाद में आपके पास में फैराडे के प्रेरण। तो वो जो आप लोगों के पास में है वो सब इसके अंतर्गत पड़ेगा, क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहां आवेश गतिशील होता है। तो जिन दोनों शाखाओं में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अगर मैं आगे अगर बढ़ाता हूं तो देखिएगा आगे क्या होता है। अब हमने इन दोनों बातों में सीखा, हमने कहा कि सर ये जो आवेश रुका हुआ है, हमने कहा आवेश गति कर रहा है, हमने कहा आवेश चल रहा है, त्वरित वेग से चल रहा है सर, तो आखिर तब क्या होता है? तो सुनो मेरी बात कि आपने उसके प्रभाव तो देखे, लेकिन ये तो जानो कि आवेश होता क्या है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, हम अगर यहाँ पे परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी हमारे पास में? तो देखिएगा, आवेश किसी पदार्थ या वस्तु का क्या है? गुण है। आवेश किसी पदार्थ या वस्तु का वो मूलभूत गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे या दोनों को ही कर दे। तो उसे अपन क्या कहते हैं? उस गुण को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। तो हमने यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं आवेश की, तो देखिएगा आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र, जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों ही उत्पन्न किए जा सके। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि भाई ऐसा है सर, आपने ये कहा कि हमारे पास में कोई गुण है, पदार्थ का गुण है, देखिए हाँ पदार्थ का गुण है। तो जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पास में, यार तुम है ना बहुत ईमानदार हो और ये तुम्हारा गुण है, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सर आ गया, हम ईमानदार हैं,
तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारी मतलब ये हमारा गुण है। तो क्या ईमानदारी दिखती है क्या? आप ऐसे पेश कर सकते हो कि सर ये मेरी ईमानदारी ना, आप उसे बता ही नहीं सकते हो, उसे फील कर सकते हो। तो गुणों को आप लोग क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन उसे एक फिजिकल रूप से, उसे भौतिक रूप से, कोई स्वरूप नहीं है उसका, उसे आप बता नहीं सकते हो। लेकिन वास्तव में तो है वो, ईमानदारी नाम की वो चीज है कि नहीं है? हाँ है, तो बिल्कुल है सर, बिलीव है। क्या वो दिखाई देती? कि दिखाई तो नहीं देती सर। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो दिखाई नहीं देती परंतु होती है। बेटा आवेश बेस है पर दिखाई नहीं देता। सर ये दिखाई क्यों नहीं देता? इसे दिखाई देना चाहिए था। मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन के कारण से उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण से जो रेज उत्पन्न होती है आप लोगों के पास में, उनकी स्पीड और उस प्रभाव के इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उनकी कोई कलरलेस होती है, उनको हम देख नहीं सकते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये आप लोगों ने परिभाषा दी, बिल्कुल, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये परिभाषा अच्छी मुझे एक और परिभाषा लगती है। अब वो कौन सी? तो देखो भाई, मैं अगर आप लोगों से कहूं, माना एक माना एक वस्तु है ए। अब कोई भी वस्तु जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? आप कहोगे चीज के बारे में सर अणुओं से, परमाणु से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है कोई सी पदार्थ या वस्तु होती है, तो बिल्कुल बनी होती है। तो फिर आप एक बात बताइए कि अगर हम उदासीन के बारे में बात करते हैं, यदि किसी परमाणु के बारे में बात करते हैं वो उदासीन है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास में हमने ले लिया सोडियम। अब सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास में कितना होगा? इसका परमाणु क्रमांक जो होता है सर वो तो 11 होता है। तो आप लोगों ने पता होगा कि जो प्रोटॉन होंगे, हाँ सर, वो कितने होंगे सर? 11 होंगे। और उनपे आवेश कैसा होता है सर? प्लस। और हमारे पास उतने ही क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों के पास में होंगे उनपे भी आवेश कैसा होगा सर? माइनस। और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बात बताओ, +11 और -11 दोनों का प्रभाव एक दूसरे के कारण से निरस्त हो जाता है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे कुल आवेश देखूं, कुल आवेश यदि मैं देखूं तो इस समय कितना होता है? 0। कुल आवेश कितना होगा यहाँ पे? 0। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Q नेट बराबर में 0। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। इसके लिए उदासीन परमाणु। और परमाणु के बजाय मैं अगर यहाँ पे वस्तु भी लिख सकता हूँ, यदि कोई वस्तु है तो वो भी क्या है? उदासीन है। तो वहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। आगे बात करें हम इस चीज के बारे में, हाँ सर ये बात तो है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर एक बात बताओ तो फिर ये आवेश पे Na+ कैसे आता है सर? हाँ एक्चुअली क्या होता है कि संसार में कोई भी स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहिए। अब वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो वो किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहता। अब डिस्टरबेंस नहीं चाहता है तो वो क्या करता है? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सोडियम है, इस सोडियम का यदि मैं परमाणु मॉडल देखता हूं तो प्रोटॉन, ये आपके पास में क्या है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो पहले में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है सर। फिर क्या होंगे? इसके बाद फिर जाते हैं हम आगे की ओर। अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर? अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हमारे पास में ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब कितने सर? फिर एक कक्षा आएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास में? तो देखो बेटा यहाँ पे आपके पास में ये सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ देखिएगा आप लोगों के पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये। इसके बाद में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 8 कितने हुए? 10।
ए कितने में 11, अब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है कि ये परमाणु से काफी दूर होता है। जब परमाणु से काफी दूर होता है, ये अपने अष्टक के नियम को पूर्ण करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये क्या रहेगा, एकदम बाइंडिंग और स्वतंत्र हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में यहां से देखिएगा, यदि हमारे पास में से यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, हाँ सर, तो फिर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए सर, -10। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ +11 -10 टोटल मिला के देखा जाए इनका, तो क्यू नेट बराबर में फिर कितना आ जाएगा, तो सर फिर आ जाएगा +1। इस कारण से इस सोडियम पर क्या होता है, हमारे पास में प्लस चार्ज होता है। इस कारण से हमारे पास में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और अब मैं आगे की ओर अगर मैं बढ़ता हूं इस चीज के बारे में, तो देखिएगा कि हमने कहा यदि कोई वस्तु है और इस वस्तु से बी वस्तु पर हमारे पास में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन जाता है। सपोज जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, तो यहां से यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज क्यों, अभी देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन जाने के कारण से सोडियम पे कौन सा चार्ज आया था, प्लस का। एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण से एक प्लस का चार्ज। अच्छा अब बी पे गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। तो इस पे प्लस और इस पे क्या होता है, माइनस। तो आप लोगों से यहाँ एक बात समझनी है सर, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन के आने और इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण से ये आवेश उत्पन्न होता है। हाँ, कहीं पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपने बाह्यतम कक्ष से में या तो ले लेता है और या फिर उसे दे देता है, किसको, किसी अन्य को। तो ऐसा क्यों करता है वो, अपना अष्टक नियम करने के लिए। तो फिर हमारे पास में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। एक चीज और समझिएगा, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश होता है, हाँ सर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक धनात्मक आवेश होगा, तो फिर वो जिसपे गया वो एक इलेक्ट्रॉन के आने के कारण से उस पर एक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। हाँ सही है। अगर दो इलेक्ट्रॉन जाते तो यहाँ कितने आवेश, दो धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आते तो दो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता। इसका मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु से किसी वस्तु पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गए उस वस्तु पे जितना ऋणात्मक आवेश होता है, दोनों का मान समान ही होगा। दोनों का मान क्या होगा, समान ही होगा। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा था कि आवेश जो होता है, हम यहां से इस चीज के बारे में अगर हम देखते हैं कि हम ये देख रहे थे कि हमारे पास में वैद्युत जो आवेश है, ये वाली जो परिभाषा के बारे में बात कर रहा था, तो यहां देखिएगा एक चीज और, किसी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, बाहर चला जाए, या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो उस वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। और किसी वस्तु
किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए, पर इलेक्ट्रॉन आए तो उस पर ऋणात्मक आवेश आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये कहने का मतलब यदि कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा उस पर धनावेश आ जाएगा, और जिस वस्तु पर जाएगा या जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के कारण से, प्रोटॉन के जाने और आने के कारण से आप ये कह सकते हो कि आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते किसी वस्तु पर। सर क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में। और नाभिक इस दुनिया का, इस प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, जो नाभिकीय बल है। तो बेटा वो नाभिक के अंतर्गत रहता है, इसलिए वो नाभिकीय बल से बंधा हुआ रहता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर बल लगा के परमाणु से, नाभिक से अगर प्रोटॉन निकालने की कोशिश करूं, तो जितना मैं निकालने की कोशिश, जितना बल में लगाऊंगा, उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा उतने बल के कारण से, और हम लगा ही नहीं सकते। इतना बल होता है उनके बीच में। तो इस कारण से अगर आवेश का कोई जिम्मेदार है या आवेश की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आवेश कब उत्पन्न होगा, तो केवल इलेक्ट्रॉन। कौन होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिएगा आगे हमारे पास क्या होता है कि आवेश जो होता है, आवेश जो होता है, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू किसी के द्वारा भी आप व्यक्त कर सकते हो। हाँ जी सर। और इसके बाद हमारे पास में ये जो आवेश है, इस आवेश का इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या आया? तो हमारे पास में आवेश आया। तो हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, क्यू ई। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका जो मान होता है वो कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। हमारे पास में अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि एक हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक द्रव्यमान की बात करूं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। अब बात यहां आती है कि सर ये आपने पीछे क्या लगा दिया? इसे बोलते हैं बेटा कूलाम। क्या बोलते इसे? कूलाम। सर ये जो पीछे लगता है किसी संख्या को, उसे तो मात्रक कहते हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, ये मात्रक है। तो अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि हमारे पास जो आवेश है, उस आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप कहोगे सर उसका एसआई जो मात्रक होगा हमारे पास में वो होगा कूलाम। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को? सी से, एसआई मात्रक। अच्छा ये कहां से बना? तो आप लोगों को पता है कि जो विद्युत धारा होती है वो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये अगर यहाँ आएगा तो आई इंटू टी बराबर में क्यू होगा। हाँ जी सर। तो ये आई को का मात्रक एम्पियर और टी मतलब टाइम, टाइम का सेकंड। ठीक है, ये बना। इन दोनों को ही क्या कहते हैं बेटा? कूलाम। यही हमारे पास में क्या होगा? कूलाम। चलो अगर मैं बात करूं एसआई मात्रक ये है, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? अगर हम बात करें सीजीएस मात्रक की, तो वो होगा हमारे पास में स्टेट कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट कूलाम हो गया। इसके बाद में स्टेट कूलाम, या अगर मैं बात करूं फ्रैंकलिन की, फ्रैंकलिन की
तो बेटा स्टेट कलाम या फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक था जिसने चार्ज आवेश की खोज की थी। उस आवेश उसके सम्मान में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन उसके सम्मान में ही इस आवेश का नाम या मात्रक रखा है। ठीक है, जैसे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन किसके सम्मान में, न्यूटन वैज्ञानिक जो है उसके सम्मान में। तो हमारे पास में स्टेट कलाम फ्रैंकलिन। अच्छा बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ESU भी बोलते हैं। कई बार हमारे पास में आ जाता है कि ESU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा हमारे पास में एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं या ESU होते हैं, तो 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोल सकते हो, इतना होता है। अच्छा इसके बाद में हमारे पास में आता है फेराडे। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, मात्रक होता है। और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं एक फेराडे में। अच्छा मैं यहाँ नोटिस कराना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे ये फेराडे है, एक फेरड भी आएगा, ये फेराडे है, एक फेरड भी आएगा। फेराडे आवेश का मात्रक, फेरड धारिता का मात्रक। ये आप लोगों को दूसरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग बातें, ध्यान रखना, क्योंकि पूछता है बच्चा, इसको कंफ्यूज होगा उसे लगाता है, उसे कंफ्यूज होगा इसे लगाता है, ये जरूर ध्यान रखना। चलो जी आगे की ओर हम देखते हैं। हमारे पास में क्या है कि इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताने का प्रयास करता हूं, देखिएगा क्या आप लोगों के पास में आवेश यहां पे लिखो बेटा कण का नाम, कण का नाम, उसके बाद लिखो आवेश, उसके बाद लिखो द्रव्यमान, उसके बाद लिखो प्रकृति। अब यहां सुनिएगा, जैसे कि मैं पहले नंबर पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूं तो उस पे आवेश कितना होता है, तो आप लोगों ने जस्ट अभी कहा या मैंने लिखा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना अभी लिखा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg। प्रकृति कैसे होती है आवेश की, तो आवेश की प्रकृति, यहाँ पूरा आवेश की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। आवेश की प्रकृति कैसी होती है, सरी होती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। अच्छा आगे बात करते हैं दूसरे की, प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पे उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। बस बात है कि उस पे ऋणात्मक होता है, इस पे क्या होता है धनात्मक, इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे द्रव्यमान जिसका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और इसकी प्रकृति होती है धनात्मक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूट्रॉन की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है लाल, तो यहाँ पे 0। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इससे स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो 6, 7, 8 ऐसे कुछ होता है। तो लेकिन हम यहाँ फिजिक्स में उसे लगभग इसके बराबर ही मानते हैं, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg, यही याद रखना है। इस पे आवेश, तो ये उदासीन है, कैसा कण है बेटा, ये
उदासीन कण है। एक कण हमारे पास में होता है अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है हमारे पास में, अल्फा जो कण होता है हमारे पास में, उसे समझिए आप, वो एक हीलियम जो होता है उसके नाभिक के बारे में बात होती है। अब हीलियम के नाभिक के बारे में बात हो तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है सर? 2 है। अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक यदि 2 है तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कि हाँ, नाभिक की बात कर रहा हूं तो नाभिक में सर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। अब अगर मैं बात चार्ज की करता हूं तो एल्फा कण पर जो हमारे पास में है आवेश, एल्फा पर वो क्या होता है? 2 गुना होता है। किसके कारण से? प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसके कारण से। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चीज के बारे में, तो जो चार्ज है आपके पास प्रोटॉन, उसका 2 गुना कर दीजिए। सर क्यों क्यों कर दे 2 गुना? अरे भाई हम बात करें यहाँ पे कि जो हमारे पास में हीलियम है उसके नाभिक की बात कर रहा हूं, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिलेंगे। अब मैं इस नाभिक की बात कर रहा हूं जो किसका है? हीलियम का। और कौन है ये नाभिक? अगर ये आपके पास में यहाँ पे नाभिक है, अगर ये आपके पास में नाभिक है तो एक बात बताओ, इस नाभिक में क्या पाया जा रहा है सर? 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं और क्या 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब चार्ज बात बताओ, चार्ज कहाँ होगा? केवल 2 प्रोटॉन के कारण से। तो 2 प्रोटॉन के कारण से चार्ज हमारे पास में। अच्छा एक बात बताओ, द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान कितना होगा? तो बेटा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 न्यूट्रॉन का 2 प्रोटॉन का, और दोनों का द्रव्यमान समान होता है तो 4 हो गया। तो हमारे पास में क्या होता है? 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का। अगर ये हमें पता है तो आप लोग इसे डायरेक्ट बता सकते हो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुना। आप इसे डायरेक्ट बता सकते हो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻31 kg। अच्छा इसके बाद में आपके पास में नंबर आता है फोटोन। अच्छा फोटोन की बात करूं, एच न्यू, इस पे आवेश उदासीन होता है, इसका द्रव्यमान भी 0 होता है, उसकी प्रकृति भी उदासीन होती है। अब आप लोगों के पास में ये वो मूलभूत या पार्टिकल्स है जो हमारे फिजिक्स में काम में आते हैं। तो ये टेबल आप लोगों को बेटा याद होनी चाहिए, इसे आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करने के बाद आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे इस चीज के बारे में कि हमारे पास में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है देखो, War change will be occur in the size of the soap bubble when it is electrical charge। यदि किसी, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं हिंदी में, यदि किसी गुब्बारे को आवेशित या आवेश दिया जाए तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? यहां लिखा हुआ है साइज इंक्रीज्ड, यहां लिखा है साइज डिक्रीज्ड, नो चेंज इन साइज, नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? ये आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? तो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, सपोज कीजिए ये आप लोगों के पास में यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास में यहाँ पे आप लोगों के पास में
एक सोप बबल है, मतलब एक आपके पास में क्या है, गुब्बारे। यहाँ पे देखो व्हाट इज द अकरिंग साइज ऑफ द सोप। देखो ये गुब्बारा कौन सा है, ये साबुन का गुब्बारा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, साबुन, साबुन, साबुन के गुब्बारे को आवेश दिया जाए। तो अब एक बार बताओ, जैसे ये आवेश आप लोगों ने दिया, अब ये जो आप लोगों ने आवेश दिया, तो आप लोगों ने ये आवेश दिया यहां पर, और किसके द्वारा दिया, माना कि किसी छड़ के द्वारा दिया हुआ। अब इस छड़ के द्वारा ये आवेश दिया गया, तो बेटा ये क्या होता है, कुचालक। अब बताओ, अगर कुचालक होगा तो ये जो आवेश है, ये आवेश क्या गति करेंगे इसके ऊपर, सोचो। अगर मैं किसी लाइट के वायर को, तार को प्लास्टिक से टच करवा दूं, तो क्या प्लास्टिक में करंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कुचालक जो पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जहां बात होती है, इसका मतलब आवेश की बात हो रही है। तो बेटा ये कुचालक होता है, तो उस कारण से क्या होता है कि ये इस ओर गति नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह अगर ये मेटल का होता, इसकी जगह किसका होता, ये धातु का, अगर ये धातु का होता जिसे मैं यहाँ पे चार्ज देता बहुत सारा, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता, तो ये ऑटोमेटिकली बेटा ऐसे हो जाता, ये ऑटोमेटिक इधर मूव करते, ये इधर मूव करते, और इस प्रकार से एक रेंडमली या समान रूप या सतत प्रकार से वितरित हो जाते। कब, जब धातु का गोला होता। क्यों, क्योंकि धातु में तो करंट फ्लो होती है, धातु में तो इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, लेकिन कुचालक पे नहीं चलते। तो फिर इस गुब्बारे या इस जो आपके पास में साबुन का जो बुलबुला है, उसका आकार में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो एक बात बताता हूं, ये इसमें चल नहीं सकते, तो बताओ ये इसको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो एक बात बताओ, ये इसके चिपक रहे हैं, तो यहां प्रतिकर्षित करने के कारण से इस पॉइंट पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एक बल लगेगा एक दूसरे के अपोजिट, और ये जो सतह है इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे खिंचाव उत्पन्न होगा तो बेटा इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा, स्लाइडली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें इसका आंसर कितना होगा आपके पास में, साइज इज इंक्रीज्ड, ये इसका आंसर होगा आप लोगों के पास में। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में इसके बाद हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के और इसके आगे वाले लेक्चर के साथ में भी कंटिन्यू करते हुए। आप लोग बिल्कुल ऐसे कैसे जमे रहिए। थैंक यू सो मच।